तो बेटा आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या चीज होती है? ब्लड वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल समझी जाती है, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू के मीनिंग होते हैं एक फ्लूइड प्लाज्मा के अंदर, पेल येलो कलर का एक लिक्विड होता है प्लाज्मा, उसके अंदर सेल बहुत सारे फ्लोट कर रहे हैं, और वो ब्लड के सेल कहलाते हैं। आयशा, कैन यू हेयर मी? जी मिस। हाँ, तो बात यहाँ पे क्या हो रही है? कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात हो रही है। अब कंपोनेंट ऑफ ब्लड की जब हम बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? नंबर वन, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। इसके अंदर दो कंपोनेंट, मेनली दो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। 55% इसके अंदर होता है प्लाज्मा, और 45% इसके अंदर होते हैं सेल, ब्लड के सेल्स। अच्छा, कुछ बुक्स में ये लिखते हैं 44+1%। क्यों लिखते हैं? वन अलग क्यों कर देते हैं? क्योंकि 1% में वो प्लेटिलेट्स को काउंट कर रहे होते हैं। किसको? क्योंकि प्लेटिलेट्स दिखने में सेल लगते हैं लेकिन सेल होते नहीं है एक्चुअली। प्लेटिलेट्स क्या होते हैं? दीज आर द फ्रेगमेंट ऑफ cells which are having a membrane around them. That's why they look like a cell. They are not a cell. तो प्लेटिलेट्स क्या होते हैं एक्चुअली? प्लेटिलेट्स आर द फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट कहते हैं छोटे छोटे पीसेस को, समझ रहे हो? वो सेल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिनके चारों तरफ क्योंकि मेम्ब्रेन कवर्ड होती है, तो दिखने में वो लगते सेल है लेकिन वो सेल होते नहीं है। इज दैट क्लियर? जी मिस। अच्छा, प्लाज्मा क्या चीज है? अच्छा, सेल की जब हम बात करते हैं तो सेल इसमें दो तरह के और सेल हैं। एक आरबीसी आ जाते हैं इसके अंदर, और एक डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं। आरबीसी ना हो सबसे ज्यादा है, और डब्ल्यूबीसी तकरीबन 1% के करीब ही होते हैं इनके अंदर। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, सही है, जो कि सेल कहलाते हैं। और ये 44% ब्लड का कॉम्पोजिशन, सेल वाली कॉम्पोजिशन 44% बनाते हैं। अंडरस्टूड? अब प्लाज्मा क्या चीज है? ये एक पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर ये सेल्स फ्लोट कर रहे हैं। एक पेल येलो कलर का लिक्विड है, पेल येलो कलर का एक लिक्विड है जिसके अंदर ये सेल फ्लोट करते हैं। उसको पानी दिया था? पानी मांग रही थी। हाँ, पेल येलो कलर का लिक्विड, इसमें ये फ्लोट कर रहे हैं सेल्स। उसमें 95% तकरीबन, 90 से 95% लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, याद रखना। 90 से 95% कह रहे हैं वाटर है इसके अंदर, और बाकी इसके अंदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं, प्लस डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। हाँ, डिजॉल्व सब्सटेंसेस। इज दैट क्लियर? आगे चलें। जी मिस। जी मिस। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी मिस। व्हाट डू रेड ब्लड सेल लुक लाइक इन अ फोटो माइक्रोग्राफ एंड डायग्राम? वो पूछ रहा है कि भाई दिखने में कैसे लगते हैं आरबीसी। आरबीसी दिखने में ऐसे लगते हैं, देखने में लगता है कि ये ऊपर से भी प्रेस हुए हुए हैं, सेंटर में से इसके अंदर डेंट की तरह होता है, एक गड़े की तरह होता है, डिप्रेशन की तरह सेंटर में, जिसकी वजह से दिखने में, सेंटर में ये दबे हुए होते हैं नीचे से भी और ऊपर से भी। दे लुक लाइक बाय कॉनकेव इन शेप, शेप वाइज, स्ट्रक्चर वाइज वो बाय कॉनकेव होते हैं। कौन है? कौन है? अच्छा, उसको बंद करके कॉल को और बता दो कि अम्मी की क्लास हो रही है, 1 मिनट के लिए। अच्छा, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटिलेट्स फ्लोटिंग इन अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा।
there are between 5 and 6 liters of blood in the body of an adult, and each cubic centimeter contain about 5 billion red blood cells. Assalamu alaikum. जी बेटा, कॉल आ रही थी, सॉरी। तो हम ब्लड की कॉम्पोजिशन के बारे में बता रहे थे कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन अ लिक्विड। और मैं यही बात बता रही थी अभी कि प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन 55% है और ब्लड के सेल्स जो है वो 45% है। ठीक है। अब अगर हम रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं तो रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है, डू यू नो दैट? और रेड ब्लड सेल किस शक्ल का सेल होता है? रेड ब्लड सेल किस शक्ल का सेल है? बायकॉनकेव। बायकॉनकेव होता है। बायकॉनकेव के मीनिंग है ये अंदर से दबा हुआ है, ऊपर साइड से भी और नीचे साइड से भी। ठीक है। जी तो मिस। ये दोनों तरफ से प्रेस हुआ हुआ होता है सेंटर में से, और देखने में ये बायकॉनकेव सेल लगता है। और ये बहुत स्मॉल साइज के सेल होते हैं, लेकिन रेशो में ये बहुत ज्यादा है ब्लड के अंदर। ब्लड में इनका रेशो बहुत ज्यादा है, यानी अगर हम 700 रेड ब्लड सेल लेंगे तो उनके अगेंस्ट 1 वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही वाली बात हो रही है। ठीक। तो वो ये कह रहा है डिस्क लाइक होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इनमें ईआर नहीं होता, इनमें बहुत सारी चीजें नहीं है, जिस वजह से इनको फायदा क्या मिल जाता है, क्या बेनिफिट हो जाता है इनका? कि ये ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। ये ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं। दे हैव अ बिग रूम फॉर द कैरिंग मोर ऑक्सीजन बिकॉज दे हैव अ मोर हीमोग्लोबिन। राइट, दे हैव मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन। तो वो कह रहा है ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन इनमें बढ़ जाती है। अब वो कह रहा है ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है तो वो क्या बनाती है? वो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये लिखा हुआ है। और ब्लड विद लिटिल ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डीऑक्सीजनेटेड। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाए, यानी ऑक्सीजन की क्वांटिटी हीमोग्लोबिन में कम हो जाए, तो वही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। अंडरस्टूड? अलीशा, आर यू देयर? जी मिस।
अलीशा फिर चली गई क्लास से क्या? जी मिस, एक सेकंड में उसको मैसेज करूं। पूछो कनेक्शन का इशू है, क्या मसला हो रहा है? आई थी, 2 दफा आई है। Each red blood cell lives for about 4 months. Then it breaks down. कह रहा है हर आरबीसी जो है तकरीबन उसकी लाइफ जो है वो 4 मंथ होती है, 120 डेज होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रखता है, ठीक है। आयरन फ्रॉम द हेमोग्लोबिन इज स्टोर्ड इन द लिवर। क्या कह रही है बेटा अलीशा? मिस अलीशा का अभी मैसेज आया है, वो बोल रही है कि उसका नेट का इशू था लेकिन वो आज ज्वाइन कर रही है फिर से। अच्छा अच्छा। देखो, कह रहा है हर रेड ब्लड सेल जो है उसका लाइफ स्पैन बता रहा है वो। और वो कह रहा है उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है जब वो बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तकरीबन 2 मिलियन, 2 लाख मिलियन मॉलिक्यूल जो है, 200,000 मिलियन रेड ब्लड सेल जो है मॉलिक्यूल, वो वेयर आउट होते हैं हर दिन। इतने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं हमारी बॉडी में, वेयर आउट होना, घिस पिट के खत्म हो गए वो, समझ आई बात? तो दिस इज अबाउट 1% ऑफ द टोटल मॉलिक्यूल। और ये 200,000 मिलियन जो है वो टोटल का सिर्फ 1% है। तो सोचो हमारे ब्लड में कितने आरबीसी होते होंगे। आ रही बात समझ में? जी मिस। रेड ब्लड सेल्स आर मेड बाय द रेड बोन मेरो ऑफ सम बोन्स। हमारी बोन्स जो होती हैं, जो हमारे हाथों में होती हैं, पैरों में होती हैं, उनके ऊपर जो ऊपर वाला साइड होता है ना वो इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है। इस हिस्से में होता है रेड बोन मेरो। और बीच के हिस्से में होता है यहाँ पे येलो बोन मेरो। तो ज्यादातर रेड ब्लड सेल जो है वो कौन बनाता है? रेड बोन मैरो बनाता है। इज दैट क्लियर? ब्लड दैट कंटेन मैन, वो यस हो गया। मिस। सही है, ये वाली बात हो गई हमारी। फिर कह रहा है यहाँ पे, अब हम जब बताते हैं इनके बारे में, किसके बारे में? व्हाइट ब्लड सेल के बारे में। नाउ लुक एट दिस। रेड बोन मैरो ऑफ द स्केलेटन इन रेब्स वर्टिब्रीज एंड स्टर्नम, यहाँ पे बनते हैं ये। व्हाइट ब्लड सेल क्या कह रहा है? व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। मोस्ट आर लार्जर देन द रेड ब्लड सेल एंड दे हैव अ न्यूक्लियस। पहला डिफरेंस उन्होंने क्या बता दिया? दे आर लार्जर देन द रेड ब्लड सेल, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस वो क्या बता रहे हैं बेटा? उनमें न्यूक्लियस होता है। और सम टाइम उनका न्यूक्लियस इतना लार्ज होता है कि पूरा साइटोप्लाज्म भी फुल भर जाता है उससे, न्यूक्लियस से। अंडरस्टूड? यस मिस। तो वो यूं कह रहा है यहाँ पे कि रेड ब्लड सेल किस तरह से अपने आप को ऑक्सीजनेट कर रहा है, वो ये बता रहा है। देखो, ये कह रहा है यहाँ पे, अगर हम ये ब्लड देख रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो है पर्पल कलर का, जो दिखा रहा है वो ये। और ऑक्सीजनेटेड जो है वो ऑरेंजिश रेड दिखा रहा है, ठीक है ना। अब ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाता है हमारी बॉडी में? कहाँ जाके उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर होती है? लंग्स के पास। गुड, ये लंग्स के पास लंग्स में। गया, अल्वियोलाई में। और वहां पे ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर हो गई। सही है। तो आरबीसी जो है वो ऑक्सीजनेट हो गए, बिकॉज इनके अंदर ऑक्सीजन इतनी कम रह गई थी कि ये पर्पल ब्लूइश कलर के नजर आ रहे थे। अंडरस्टूड? तो इनके अंदर जैसी ऑक्सीजन एंटर हुई है, थोड़ी देर बाद इनके अंदर ऑक्सीजन जब एंटर हो गई तो दे लुक रेड इन कलर, ठीक है। अब जब ये रेडिश कलर के हो जाते हैं तो ये रेड कलर के जो होते हैं दे गो टुवर्ड्स द सेल्स, ये सेल के पास चले गए।
और हीमोग्लोबिन की ये क्वालिटी है कि हीमोग्लोबिन जितनी तेजी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है ना अपने साथ, और अपने साथ बाइंड करता है, जिसके पास आयरन है, उतनी तेजी से ये रिलीज भी कर सकता है। हालांकि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसको बहुत किसी एफिलिएशन हो, अटैचमेंट हो किसी मॉलिक्यूल के साथ, वो इतनी आसानी से कोई चीज छोड़ देगा? नहीं। भाई, मुझे कोई चीज पसंद है, और वो चीज मुझे इतनी पसंद है कि वो मैं किसी को देना नहीं चाह रही हूँ, कोई कितना ही मांग ले। मेरे पास अगर वो चीज होगी, मैं किसी को देना पसंद करूंगी वो चीज? नहीं। इसी तरह से वो यूं कह रहा है, हीमोग्लोबिन एक यूनिक मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन जब देखता है कि किसी जगह पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसके साथ ये इजीली बाइंड हो जाता है, बाइंड कर लेता है। लेकिन इसके अंदर एक क्वालिटी और भी है। तो बेटा, हमारे साथ फिर क्या मसला हो जाता है? ऑक्सीजन में वो यूं कह रहा है, हेमोग्लोबिन में एक क्वालिटी और भी है। वो जब ये देखता है कि किसी सेल या टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो फौरन अपनी ऑक्सीजन उसको दे देता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। क्या समझी? क्या समझी? अलीशा, कैन यू हेयर मी? जी मिस। अच्छा, देखो बेटा, वो यूं कह रहा है यहाँ पे, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है कि जितना रैपिडली ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, उस केस में करता है जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है कहीं। और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ होती है? अल्विलाई में होती है। तो ये ऑक्सीजन के साथ बहुत रैपिडली बाइंड कर लेता है। लेकिन हेमोग्लोबिन में एक क्वालिटी और भी है। ये जब किसी जगह देखता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, तो रहम खा के फौरन उसको ऑक्सीजन दे देता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, और चला जाता है लंग्स के पास कि ये लो, बाहर निकाल दो, एक्सहेल कर दो इस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ आई है आपके, मैं क्या कह रही हूँ? जी मिस। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ बन रही होती है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा बनती है सेल्स में। बिकॉज सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं किस पर्पस के लिए? रेस्पिरेशन टू। जी, एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए। कौन यूज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है ना सेल सेल। का। जी। वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और उसको उसकी हेल्प से एनर्जी बनाता है, ताकि सेल जिंदा रहे, बॉडी जिंदा रहे। तो सेल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि आपको पता है एरोबिक रिस्पायरेशन जब होती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या चीज ब्रेक डाउन हो रही होती है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के बाद दो चीजें लाजमी निकलती हैं। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आ गई बात समझ में? तो मैं यही बात आपको समझा रही हूँ कि जब वो सेल्स के पास जाता है, एक्टिव सेल्स के पास जो रिस्पायर कर रहे होंगे, तो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बन रही होती है। तो ये उसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा उसके पास देखते हैं, तो फौरन उसको क्या दे देंगे? ब्लड उसको क्या देगा उन सेल्स को? ऑक्सीजन। और उनसे क्या ले लेगा? क्या लेगा उनसे ऑक्सीजन देके? बाबा, कार्बन डाइऑक्साइड ले कार्बन लेगा ना डाइऑक्साइड। उनसे। हाँ। अच्छा, ऑक्सीजन कहाँ जाके बाइंड होती है? अभी मैंने आपको क्या बताया? आयरन के साथ। हीमोग्लोबिन एक चीज होती है हीमो। जिसके अंदर आयरन होता है, हाँ। उसके साथ जाके ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है और बनती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइंड होती है वो जाके बाइंड होती है अमाइनो ग्रुप के साथ।
क्यों? क्योंकि हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, वो अमाइनो ग्रुप के साथ जाके लगती है और उसको हम कहते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड में जाके लग जाती है तो उसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीजन कहाँ जाके बाइंड होती है? ऑक्सीजन मिस हेमोग्लोबिन आपकी की, आवाज थोड़ी कट रही है। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के किस पार्ट के साथ कनेक्ट होती है बेटा? आयरन वाले। हाँ, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाके अटैच होती है? जी बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? कैन यू हेयर मी? जी मिस। जी बेटा, तो मैं क्या कह रही थी, बनता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बिकॉज हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और उसमें जो अमाइनो ग्रुप होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होता है। अब देखो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट रेशियो लिखा होता है। यहाँ वो बता रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनका रेशियो और रेड ब्लड सेल का जो रेशियो है, उसमें किसी बुक में लिखा होता है 700:1 का, और यहाँ पे लिखा हुआ है 600:1। ये आरबीसी है और वो डब्ल्यूबीसी है, यानी डब्ल्यूबीसी इतने कम होते हैं ब्लड में। क्यों? एक तो वो लार्ज साइज के होते हैं, दूसरे उनका फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। जैसे ही कोई पैथोजन अंदर एंटर होगा उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और वो अपनी कॉपीज ज्यादा बना लेंगे। बट जब तक कोई इन्फेक्शन नहीं होता है हमारी बॉडी में, जब तक डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो कम ही क्वांटिटी में होते हैं। इज दैट क्लियर? डब्ल्यूबीसी जो होते हैं यानी व्हाइट ब्लड यस मिस। सेल, वो जर्म्स को दो तरीके से किल कर सकते हैं। ये वाले जो सेल हैं जो बने हुए हैं यहाँ पे इस वक्त, ये बना हुआ है फेगोसाइट। और फेगोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो लोब्ड न्यूक्लियस होता है। लोब मीन्स गोले गोले बने होते हैं उसके अंदर। और ये भी फेगोसाइट है, लेकिन इसका सेल जो है, इसमें न्यूक्लियस बीन शेप होता है, इस तरह से होता है। और ये जो बीन शेप न्यूक्लियस है दिखने में, जो बीन शेप लग रहा है, ये न्यूक्लियस भी लार्ज साइज का है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है कि सेल पूरा फुल हो जाए। इन्हीं सेल्स में एक सेल और होता है जिसका न्यूक्लियस ऐसा लगता है दिखने में, ऐसे फुल भर जाता है। यानी साइटोप्लाज्म की जगह ही कम बचती है, पूरा न्यूक्लियस ही कवर कर देता है सेल को। ये सेल जो है ये कहलाता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बड़े साइज का सेल क्यों है? बिकॉज मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रही थी कि न्यूक्लियस का फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस की इंस्ट्रक्शन देता है, और आरएनए प्रोटीन बनाता है उसकी इंस्ट्रक्शन पे। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो बने डीएनए से और वो बनाते हैं प्रोटीन, और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है, डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है। गेटिंग इट? तो इनका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना। किसका? लिम्फोसाइट का। दोबारा बता रही हूँ, गौर से सुनना और कनेक्ट करना बात को, मैं क्या कह रही हूँ। मैंने अभी कहा लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस इतना बड़ा है
कि उसने ऑलमोस्ट उसके सेल को पूरा फुल कर दिया है, कवर कर दिया है, फिल कर दिया है। अच्छा, ये न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर होता है डीएनए। तो ये क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में, और क्रोमोसोम बने हैं डीएनए से। ये तो पता है ना, क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में। जी मिस। डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है आरएनए को, और आरएनए बनाता है प्रोटीन। लिम्फोसाइट को प्रोटीन क्यों चाहिए? बिकॉज प्रोटीन से बनती है एंटीबॉडी, जो वो रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से। अब बताइए मैंने क्या बताया? क्या हो गया, कहाँ चली गई? मैंने बताया व्हाइट ब्लड सेल दो तरीके के होते हैं। दे मे बी फैगोसाइट, मिस एक लिम्फोसाइट और और एक दूसरा फैगोसाइट। फैगोसाइट। जो लिम्फोसाइट में लिम्फोसाइट न्यूक्लियस एंटीबॉडीज से होता है, उसमें मारते हैं, डीएनए या होता है। केमिकल के जरिए मारते हैं जर्म्स को। और फैगो मीन्स होता है ईटिंग। फैगोसाइट ईट करके मारते हैं जर्म्स को। सही है। फैगोसाइट में भी दो तरह की किस्में आ गई हैं आपके पास, दो तरह की टाइप्स आ गई हैं। फैगोसाइट में भी दो तरह की टाइप्स आ गई। फैगोसाइट में कुछ सेल ऐसे हैं जिनके अंदर लोब्ड न्यूक्लियस है, गोले गोले बने हुए न्यूक्लियस में। तो इसका नाम कुछ और होता है। ये जो है इसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। और ये वाला जो सेल है इसको हम कहते हैं मोनोसाइट। मोनो मीन्स छोटा, छोटा नहीं, सिंगल। साइटो मीन्स सेल। मोनोसाइट ये सिंगल सेल है, जिसमें एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है बीन शेप का, और थोड़ा कर्व में है वो, किडनी बीन की तरह है। लेकिन मोनोसाइट जब तक प्लाज्मा में घूम रहा है तो इसका नाम मोनोसाइट है, जब तक ये प्लाज्मा में है। जैसे ही ये किसी टिश्यू या सेल के अंदर चला गया, किसी टिश्यू या सेल में चला जाएगा, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। फिर इसको कहते हैं मैक्रोफेज। मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज, फेज मीन्स होता है ईटर। ये बहुत लार्ज साइज का सेल है जो कि ईट करके मारता है जर्म्स को। अब मैंने क्या बताया, जरा शुरू हो जाओ बेटा दोनों। अलीशा, आर यू देयर? जी मिस। क्या बताया बेटा मैंने? व्हाइट ब्लड सेल की कितनी टाइप्स होती हैं? मिस दो टाइप्स होती हैं, कौन लिम्फोसाइट एंड कौन सी? फैगोसाइट। लिम्फोसाइट एंड? फैगोसाइट। हाँ, फैगोसाइट की भी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। हाँ, न्यूट्रोफिल की क्या क्वालिटी है, उसका न्यूक्लियस कैसा होता है? मिस वो लूप लाइक। लोब्ड। लोब्ड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? लोब्ड। हाँ। और मोनोसाइट की क्वालिटी क्या है, उसका न्यूक्लियस कैसा है? बीन शेप। बीन शेप होता है। फंक्शन दोनों कैसे करते हैं? पैथोजन के साथ क्या सलूक करते हैं ये दोनों? दोनों लेग पैथोजन को इनगल्फ करते हैं। एनगल्फ करके एंडोसाइटोसिस के जरिए, और उनको डाइजेस्ट करके मार देते हैं, किल कर देते हैं, ईट कर लेते हैं। फैगो ईटिंग को कहते हैं, साइटोसेल को कहते हैं। ये फैगोसाइट इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज दे ईट द सेल्स, देयर पैथोजन। दूसरा आ गया लिम्फोसाइट। लिम्फो मीन्स एक लिक्विड या केमिकल। साइटो मीन्स सेल। ये केमिकल जो होता है, या तो ये प्रोटीन से बना है केमिकल। प्रोटीन ये होती है ये रिंग एंटीबॉडीज। या ये केमिकल जो होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनसे ये मार सकते हैं किसी जर्म को। तो मैंने आपको अभी मोनोसाइट और उसमें मैक्रोफेज में डिफरेंस क्या बताया? एक ही सेल के दो नाम है। जब तक वो प्लाज्मा में फ्लोट कर रहा है तो इसका नाम मोनोसाइट है। ये भी फैगोसाइट की टाइप थी।
लेकिन जैसे ही ये किसी टिश्यू में पहुंच जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? मैक्रोफेज। अंडरस्टूड? जी मिस। देखो यही बातें सारी यहाँ कह रहे हैं। इसको 1 मिनट दे रही हूँ, इस पूरे पैराग्राफ को रीड करो शाबाश जल्दी। रीड करो। अच्छा, सिर्फ दो तरह के नहीं होते हैं, मोस्ट न्यूमरस का वर्ड उसने क्यों यूज किया है? व्हाइट ब्लड सेल की ये दो टाइप्स बहुत कॉमन है, जो ब्लड में सबसे ज्यादा है। सही है? दे आर इन प्लेंटी। और इनके दो नाम जो है वो क्या है? इनके दो अलग अलग एक्शन है, उन्हीं पे इनका नाम रखा गया है। एक को फेगोसाइट कहते हैं, फेगो मीन्स ईटर। और एक लिम्फोसाइट कहलाता है, जो कि अपनी सिक्रीशन के जरिए और केमिकल के जरिए जर्म्स को किल करता है। Phagocytes can move about by a flowing action of their cytoplasm and can escape from the blood capillaries into the tissue by squeezing between the cells of capillary walls. अच्छा, फेगोसाइट की मैं किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है इस सेल में ये क्वालिटी है कि ये सेल जो है ब्लड कैपिलरी को क्रॉस करके, उसकी वॉल को क्रॉस करके बाहर भी निकल सकता है, स्क्वीज कर कर आके। अब क्यों निकलना है इसने दीवारें फलांगनी क्यों है? वो रीजन बता रही। रीजन ये है कि जब हमारी बॉडी में कहीं कोई कट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए, कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा हो, कट लग जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में कोई जर्म एंटर होने का खतरा हो जाएगा। इसको पता चल जाता है, ये फौरन उस जगह पहुंचने की कोशिश करता है ताकि बाहर से कोई जर्म आए तो उसको मार दूं। इसलिए इसमें ये क्वालिटी है कि वो स्क्वीज करके और कैपिलरी की वॉल को क्रॉस कर सकता है। ये बात यहाँ पे ये इसलिए लिखी हुई है, ये लिखी हुई है इसी पैराग्राफ में, दिख रहा है? जी मिस। In this way, they prevent the spread of infection through the body. And one of the function of lymphocyte is to produce antibodies. Understood? जी मिस। Platelets. These are the pieces of special blood cells. Platelets अभी मैंने बताया था। अलीशा आप थी नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, इंशाल्लाह ये मैं भेज भी दूंगी। प्लेटिलेट्स जो होते हैं ये पीसेस हैं, फ्रेगमेंट हैं सेल्स के, और इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन लगी होती है, इसलिए इनको सेल नहीं कंसीडर करते। दिखने में सेल लगते हैं ये, लेकिन एक्चुअल में ये सेल नहीं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट यानी पीसेस है, उनके ऊपर मेम्ब्रेन कवर्ड है, तो दिखने में ये सेल जैसे लगते हैं, बट दे आर नॉट सेल। प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है हमारी बॉडी का, और क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किसी की बॉडी में अगर प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं ना, तो डॉक्टर उनको क्या कहते हैं? या तो प्लेटलेट्स लगवाएं आप, या आप सिट्रस फ्रूट ज्यादा से ज्यादा यूज करें। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी में सेल टू सेल कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी खुदा ना खास्ता क्लॉटिंग, ब्लड ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो प्लेटिलेट तो है नहीं, ब्लड में बहुत कम है, तो वो क्लॉटिंग तो करा नहीं सकते। तो इसलिए बेहतर है पहले से एहतियात कर ली जाए और सेल्स के कनेक्शंस को स्ट्रांग कर दिया जाए। क्या बात समझी? ये सेल है ना, सेल्स के बीच में कनेक्शन होते हैं ना, सेल से सेल जोड़ के और टिश्यू बनाते हैं ना। जी मिस। इनके बीच में यहाँ पे जो कनेक्शन है ये किसकी वजह से स्ट्रांग है? ये विटामिन जंक्शन सी। जो होते हैं इनको कौन स्ट्रांग करता है? विटामिन सी। और विटामिन सी की वजह से हमारी बॉडी में कहीं ब्लीडिंग नहीं होगी, कहीं से स्किन फटेगी नहीं, कहीं क्रैक नहीं होगी स्किन। समझ आ रही है बात? तो स्किन जब क्रैक नहीं होगी तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना विटामिन सी का काम है। इसलिए वो बंदा जिसको डेंगू हो जाए, वो बंदा जिसकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं किसी वायरस की वजह से, किसी और इन्फेक्शन की वजह से, उसको कहते हैं ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट दें।
उसको लेमन दें, उसको ऑरेंजेस दें, और आपके पास और क्या होता है, ग्रेप फ्रूट दें ज्यादा से ज्यादा। क्यों? उसको खतरा होता है इस बात का कि अगर किसी भी बारीक से बारीक कैपिलरी के अंदर बर्स्टिंग शुरू हो गई और ब्लीडिंग एक दफा स्टार्ट हो गई तो फिर रुकेगी। आ गई बात समझ में? जी मिस। आपने देखा विंटर में हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं, वो विंटर के जितने भी फ्रूट है वो सारे खट्टे होते हैं, सिट्रस होते हैं। क्यों होते हैं? विंटर में हमारी स्किन जब ड्राई होती है तो क्रैक होने लगती है, और जब स्किन क्रैक होने लगती है जगह जगह से, तो हम चाहते हैं कोई लोशन लगा लें, कोई क्रीम यूज करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी स्किन थोड़ी ऑयली रहे, मॉइस्ट रहे, और वहां पे कम से कम जो है क्रैक होने का खतरा हो, वरना हमारी स्किन रफ हो जाएगी। अंडरस्टूड? अब वो कह रहा है जब हमारी बॉडी में क्लॉटिंग स्टार्ट होने वाली होती है तो क्या होगा। दोबारा आ जाओ बेटा, क्लास खत्म हो रही है।